हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बातचीत करेंगे हमारे बीच में उपस्थित एक मेहमान। तो सबसे पहले मैं ये मेहमान से गुजारिश करूँगा कि वो अपना परिचय दें। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम है रीशु, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ अभी फिलहाल। और गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा में पढ़ता हूँ मैं। और सुकरेली विलेज से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि आप अभी +2 की कक्षा में पढ़ रहे हो हाँ जी, और इससे पहले आप जो था आपने जो है वो +1 पास की हुई है। हाँ जी। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो विषय चुना, वो एक विज्ञान विषय ही क्यों चुना? आपको क्यों लगा कि आपको जो है वो विज्ञान विषय ही चुनना चाहिए? इसके पीछे का क्या रीज़न था? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे को विज्ञान विषय के अंदर अत्यधिक रुचि थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आफ्टर 10th जो है विज्ञान विषय को चुनूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि साइंस जो है वो जैसे बहुत सारे कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का मानना है कि साइंस जो है वो एक बहुत ही कठिन विषय है और इतना आसान है नहीं कि आप जो है वो इसको चुनें और इसको जो है वो आगे अपने करियर के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि लोगों के अंदर एक भय भी होता है कि अगर वो साइंस रखेंगे तो शायद क्या पता वो आगे कुछ सफल हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। तो आपके विषय में, आपके केस में आपको क्या साइंस में क्या मतलब कितना आपको इंटरेस्ट लगा कि साइंस जो है वो एक इंटरेस्टिंग एक विषय है, जो कि आगे आने वाले समय में या जो जो भी आज के समय में जो घटित हो रहा है, उसको जानने की जो जिज्ञासा है, वो किस तरह मतलब आपका क्या इसके पीछे की एक अवधारणा है कि ये जो है वो इस तरह के विषय को पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, साइंस साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर हम अपने इन सब चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे हम अपनी मतलब एनवायरनमेंट में रहते हैं और किस प्रकार का हमारा बिहेवियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें साइंस के अंदर इंक्लूड होती है। साइंस एक इतना भी कठिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर साइंस को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ करेंगे, तो बहुत आसानी से आप जो है साइंस को पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको जो विशेष तौर पे, चाहे आप फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या आप जो है वो ये बायोलॉजी की बात करें, तो आपको सबसे अधिकतम जो जिसमें रुचि दिखती है वो कौन-सा सब्जेक्ट है? देखिए, मुझे सबसे अधिकतम रुचि जो है वो बायोलॉजी में है। हाँ जी। ओके, तो बायोलॉजी में क्यों मतलब आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी जो है वो अ, एक 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 जो है वो रुचिकर विषय है? बायोलॉजी फिलहाल इसीलिए क्योंकि बायोलॉजी में हम सब कुछ ह्यूमन और एनिमल्स और प्लांट के बारे में जो है बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं और जो कि डेली लाइफ के अंदर हमारी जो है वो चलता है इसी कारण से। ओके, तो जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके ऊपर जो है आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हाँ है जी, क्योंकि लिविंग थिंग्स आप जो है जिस परिवेश में रहते हैं, आपको सराउंड करती है, तो इस विषय में आपकी विशेष रुचि रहती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम फर्दर इसको डाइसेक्ट करें कि आप बायोलॉजी में, तो आपको एनिमल साइंस ज़्यादा लुभाती है या फिर प्लांट साइंस जो है वो ज़्यादा एक रुचिकर आपको लगती है? प्लांट साइंस मुझे ज़्यादा रुचिकर लगती है। ओके, तो प्लांट साइंस मतलब क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? प्लांट्स में आपको क्या ऐसी चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव लगती है कि नहीं प्लांट्स जो है वो इज़ इम्पोर्टेंट और समथिंग जो एक क्रिज़्मेटिक जो एक प्लांट का एक क्या कहें उसको, एक जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपको ज़्यादा लुभाता है या क्या इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम मतलब रहते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर ही रहते हैं और प्लांट्स का इसके अंदर बड़ा रोल होता है। और प्लांट्स हमें बहुत ही हमारी लाइफ के अंदर बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल को क्रिएट करते हैं। इसी कारण से मेरी रुचि रहती है कि मैं जो है वो प्लांट साइंस को पढूँ। ओके, तो आप क्या बता सकते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों प्लांट्स सबसे पहले तो हमारे लिए जो है सब जो लिविंग एनिमल है, इनके लिए जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सबसे मेन कारण ये होता है और थोड़े जो एनिमल होते हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, थोड़े के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जो प्लांट्स है इनका बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लिविंग लाइफ के अंदर, इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, आपने जैसे बात की कि प्लांट्स जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो शेल्टर के रूप में हो, चाहे आपको ऑक्सीजन देते हो। हाँ जी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय भी है, इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पौधारोपण करें, प्लांटेशन करें, बिल्कुल। ताकि जो है वो अर्थ जो है वो एक सस्टेनेबल हैबिटेट बन सके। आप क्या मुझे बता सकते हैं कुछ एक प्लांट्स के नाम जिसको औषधि के रूप में जो वो यूज़ करते हैं, चाहे आपके घर के अराउंड्स हैं या आपके जंगल के आस-पास कुछ जिसको आपको लगता है कि ये जो है वो कहीं न कहीं एक औषधि के रूप में यूज़ किए जाते थे या अभी भी जो है वो यूज़ किए जा जा रहे हों? बिल्कुल, कई प्रकार की प्रजातियाँ हमारे जो इर्द-गिर्द में प्लांट है उनको जो है मैं अभी नाम एग्ज़ैक्ट नहीं ले पा रहा हूँ, बट कई प्रकार की ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनको जो है मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। हाँ, अगर अगर मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट्स जो है वो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या पर्टिकुलर कोई एक प्लांट है जिसके अंदर जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आप जो भी प्लांट्स देखोगे उसमें कहीं न कहीं जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती ही रहती है। तो जैसे अगर आप मैं बात करूँ कि बुरांश है, हाँ जी, जिसको रोडोडेंड्रॉन कहा जाता है, वो एक काफ़ी औषधीय उसमें गुण होते हैं। अगर चाहे आप उसकी चटनी बनाओ, चाहे आप जूस के रूप में प्रयोग करो, तो जो लाल बुरांश है आपने अधिकतर देखा हाँ होगा, वो जी। एक अहम भूमिका निभाता है। अच्छा, तो इसी विषय को आगे ले जाते हुए आप मुझे ये बताइए कि आज के समय में किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इन प्लांट्स को फेस करनी पड़ रही है? हाँ जी, आप किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने अभी तक देखी है, पढ़ी है, सुनी है? क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले जो है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण से जो है प्लांट्स को और भी लिविंग जो एनिमल है इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
क्योंकि जो कि हमारे प्लास्टिक वगैरह है, ये सारे एनवायरमेंट पोल्यूशन जो क्रिएट करते हैं और ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये नष्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो इस कारण से जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और ये वाटर के केस में हो, लैंड के केस में हो, चाहे प्लांट्स के केस में हो, ये जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब हमारा इस तरीके से जो है होना चाहिए कि मतलब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें। हाँ, वो चलो इस विषय के ऊपर हम आएँगे अभी बाद में, लेकिन जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक पोल्यूशन हाँ इज़ द जी। मेजर कॉज़। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ अन्य कारण भी है जो प्लांट्स की पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं? बिल्कुल, एक टेम्परेचर का कारण भी हो सकता है, ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, तो उससे भी प्लांट को नुकसान हो सकता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो हाँ गया। जी। ओके, इसके अलावा आपको लगता है कि जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बिल्कुल। धीरे-धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही हाँ है, जी। या लोग जो है वो अपने शेल्टर के लिए जंगलों को काट रहे नष्ट हो। कर रहे हैं, या खेती को बढ़ाने के लिए जो है वो लोगों ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। हुँ। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो फैक्टर है, ये भी एक एनवायरनमेंट के लिए, या अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ कि प्लांट्स के लिए हानिकारक है? बिल्कुल है। क्योंकि देखिए कई प्रकार के ऐसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, जो कि खुद को अपने शेल्टर के लिए, अपने हैबिटेट के लिए जो है वो प्लांट्स को काटते हैं और वहाँ पर जो है उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जो है वो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कि प्लांट को जो है वो इससे भी हानि पहुँच रही है। ओके, तो आप मुझे, ये तो हमने समस्याओं की बात करी हाँ अभी कि ये बहुत सारी समस्याएँ हैं, चाहे मानव जनित समस्याएँ हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप से समस्याएँ हैं। अब इस समस्याओं का निवारण करने के लिए आपको लगता है कि क्या-क्या उपाय जो है वो अमल में लाने चाहिए, ताकि जो है वो प्लांट की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और इस एनवायरनमेंट को बचाया जा सके? हाँ जी, हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमसे, उतने हमें जो है वो पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको अच्छी जगह पे डिस्पोज़ करना चाहिए। तो आपने बताया कि एक ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक तरीका हो सकता है, दूसरा जो है वो प्लांटेशन करने का एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा भी आपको क्या लगता है कि कुछ अन्य कारण भी है जहाँ पर पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, कि ताकि जो है वो जो हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हैं, जो पौधे के रूप में प्राकृतिक संसाधन है, इसका संरक्षण किया जा सके? इस जैसे जैसे आपने पॉल्यूशन की बात की थी कि पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन को भी क्या कंट्रोल करके पौधों के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उसको रोका जा सकता है? बिल्कुल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करके पौधे के ऊपर जो दुष्प्रभाव जो पड़ रहे हैं, उसको बिल्कुल रोका जा सकता है। तो इसके लिए जैसे क्या क्या आपको लगता है, जैसे कि क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ये कौन-सी चीज़ें जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए? ये कौन से प्रिंसिपल है ऐसे जो अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि जो है वो प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके? सबसे मेजर जो कारण है इसका, वो है प्लास्टिक का। जो प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन बैग्स होते हैं, तो पॉलीथीन बैग को जो है वो हम मतलब ऐसे ही कहीं जो है फेंक देते हैं और उनका प्रॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, या फिर थोड़े चीपर भी होते हैं, और वाटरप्रूफ होते हैं। इसके लिए इसका जो है ज़्यादातर लोग जो है यूज़ करते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज़ नहीं करते, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं और ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और इसकी मतलब जगह हो सके तो आप क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो है इतना एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ता है, जितना कि प्लास्टिक बैग का पड़ता है। हाँ, सिंस जो प्लास्टिक हैं और जो आप जूट के बैग हैं, हाँ जी। वो दोनों जो है वो, एक जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल है, जूट के बैग जो है, और जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। यस, यस। तो अगर आप जूट जैसे बैग का उपयोग करते हैं, तो वो ईज़िली डिकम्पोज़ हो जाता हो है सकता है, एनवायरनमेंट में, जिससे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुँच सकती नहीं है। हो सकती। जबकि जो आपके प्लास्टिक के बैग हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इस वजह से जो है वो प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही, और जैसे हमने टेम्परेचर की बात की थी, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा था, जैसे आप जो है वो ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे आप जो है वो ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। तो अब जब ईंधन का उपयोग करेंगे, तो उससे जो है वो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो रिलीज़ होंगे एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल। जब आप जैसे पेट्रोल, डीज़ल और इस तरह के अन्य जो प्रोडक्ट हैं, उसको आप यूज़ करते हैं, तो वो बहुत अलग-अलग तरह के हाइड्रोकार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगे, और उस वजह से क्या है कि वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज़ करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हुँ। तो अगर हम ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, अगर हम इसको कंट्रोल करें, तो भी टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। तो आप आपको लगता है कि कुछ एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई है, या जो है वो इसके इसके एक अल्टरनेट कुछ कुछ जो है वो डेवलप किया गया है कुछ, सो दैट कि जो टेम्परेचर है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उसको लो किया जाए, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो कम से कम सस्टेन किया जाए या कम किया जाए? क्या आपको लगता है इस तरह की कुछ आपके ध्यान में है कोई टेक्नोलॉजी? इसको लेकर तो फिलहाल मैं आइडिया नहीं, आपको आइडिया होगा, लेकिन आप इसमें वो शायद कहने में जो डायरेक्ट आपको मैं नहीं आ रहा एक्सपेक्ट है, नहीं कर क्योंकि सकता। आपको जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाँ जी। इलेक्ट्रिक, हाँ जी। राइट? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होगा? वो भी एक अल्टरनेट चॉइस है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ईंधन है उसका उपयोग नहीं होगा। आपकी बहुत कम जो है वो यूज़ होगा ईंधन का, बिल्कुल। है ना? आप इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो बैटरी चार्ज करोगे, तो वो जो है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह स्विच ऑन करना है, वो भी एक एनवायरनमेंट को या टेम्परेचर को कंट्रोल करने का एक माध्यम है। इसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ ऑफ एनर्जीज़ हैं, हाँ जी। उसके ऊपर जो रिलायबिलिटी है, वो भी एक अहम भूमिका निर्वाह कर रही है। जैसे आपका विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया। ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये
एक अहम भूमिका जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में निभा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर इसके ऊपर जो है वो अमल किया जाए, तो जो टेम्परेचर कंट्रोल है, वो किया जा सकता है कहीं न कहीं। एमिशन को कम किया जा सकता है और लाइफ को बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहोगे कि एक हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल जो है वो कैसे एडॉप्ट करें? बिल्कुल, कहना चाहेंगे क्योंकि जो भी सबसे पहले हमारा मेन फ़ोकस इस पर रहेगा कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएँ। एनवायरनमेंट को बचाएँ, मैंने जो ये सब चीज़ें हमने जो बीच में डिस्कस की। डिस्कस की, इनको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों को बचा के रखना चाहिए और जो ये मेजर कॉज़ बताए इसके, इन्हीं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो जो बहुत अच्छे संवाद हुआ हमारे बीच में, हाँ हमने जी। बात की अभी कि आपकी विशेष रुचि क्या थी और वहाँ से हमने जाते-जाते बायोलॉजी से लेकर के फिर हम प्लांट्स पे उतरे और अल्टीमेटली हमने एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो डिस्कस किया, हाँ जी। जिसमें हमने विभिन्न कारकों के बारे में बात की और उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे उसके बारे में बात की। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।